हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक छोटे से गांव में हो जाता है एक लड़की का मर्डर, लेकिन उस मर्डर का आरोप लगता है चर्च के फादर पर। तो आखिर क्या सच है, क्या झूठ, कौन है असली कातिल, यही दिखेंगे आज की मूवी में, जो है एक मलयालम मूवी अनविशिपिन कंडे तुम। मतलब कि जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हें जरूर मिलेगा। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक किया करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मूवी के स्टार्टिंग में हम सब इंस्पेक्टर आनंद को देखते हैं, जो कि कुछ काम से ऑफिस आए होते हैं। वहां दो लोग आनंद को देखकर बातें करने लगते हैं कि ये तो वही ऑफिसर है जिसने रिसेंटली लवली का केस लिया था और ये तो सस्पेंड हो चुका है। उन दोनों की बातें सुनने के बाद आनंद गहरी सोच में खो जाता है और हम आनंद के पास्ट को देखते हैं, जब आनंद ने पहली बार नौकरी ज्वाइन किया होता है। आनंद एक कांस्टेबल का बेटा है। आनंद बहुत मेहनत करता है और पुलिस ऑफिसर बन जाता है, जिससे आनंद के परिवार को आनंद पे काफी गर्व होता है। और आनंद एक ईमानदार ऑफिसर था और इस वजह से जहां भी क्राइम या इलीगल काम होता था तो आनंद तुरंत ही उन पर एक्शन लिया करता था। और वहां के गांव वाले भी आनंद के काम से बहुत खुश थे। फिर एक दिन आनंद के ऑफिस में एक पिता, जिनका नाम माथन था, वो अपनी बेटी लवली के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाने आते हैं। माथन आनंद से कहता है कि मेरी बेटी लवली कल से गायब है और मैंने हर जगह उसे ढूंढ लिया, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली। माथन बताता है कि लवली कल सुबह अपने स्कूल से हॉल टिकट लेने के लिए गई थी, लेकिन तब से उसका कोई आता पता नहीं है। जिसके बाद आनंद माथन से पूछता है कि आपको कुछ पता है कि लवली स्कूल के बाद कहां जाती है। तब माथन कहता है कि स्कूल के रास्ते ही एक चाय की दुकान है। वो चाय वाला लवली को काफी समय से जानता है। फिर आनंद उस चाय वाले के पास पूछताछ के लिए आता है और वहां चाय वाला आनंद को बताता है कि कल लवली स्कूल के बाद घर जा रही थी और मैंने उससे पूछा भी था। तब लवली ने बताया कि वो हॉल टिकट लेने के लिए स्कूल गई थी। और चाय वाला उन्हें बताता है कि डेली दो लड़के मेरे दुकान के पास आकर सोडा पीते हैं और कल वो दोनों लवली के जाने के बाद शायद उसका पीछा कर रहे थे। अब आनंद उन दोनों लड़कों को पुलिस स्टेशन बुलाता है और उनसे सारी सच्चाई बताने के लिए कहता है, जिस पर वो दोनों लड़के बताते हैं कि हमेशा वो दोनों लवली का पीछा करते थे, लेकिन लवली उन दोनों को इग्नोर करके चली जाती थी। उस दिन भी दोनों लवली का पीछा कर रहे होते हैं कि इतने में एक मछली बेचने वाला आदमी वहां आता है और लवली से बातें करने लगता है, जिससे डर के मारे दोनों लड़के वहां से चले जाते हैं। तब आनंद अपनी टीम से कहता है कि उस मछली वाले को बुलाकर पूछताछ करो। फिर आनंद लवली के घर जाकर जांच करने लगता है। वहां उसे लवली के कमरे में जीसस के बहुत सारे फोटोज दिखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि लवली काफी धार्मिक लड़की थी। और लवली की मां आनंद को बताती है कि लवली के ज्यादा फ्रेंड्स भी नहीं थे और लवली ज्यादातर अपने बड़ी बहन ब्लेसी के साथ ही वक्त बिताती थी और ब्लेसी अभी कुछ दिन पहले ही बैंगलोर से आई है। फिर लवली की छोटी बहन आनंद को बताती है कि लवली ज्यादातर पास के चर्च में जाया करती थी। जिसके बाद आनंद माथन से पूछता है कि उस चर्च में अभी कौन से फादर है। तब माथन आनंद को बताता है कि पहले तो उस चर्च में 3 फादर रहते थे, लेकिन अब एक ही है और उनका नाम है थॉमस। फिर आनंद फैसला करता है कि वो चर्च में जाके जांच पड़ताल करेगा, लेकिन आनंद के चर्च पहुंचने से पहले गांव वालों को इसके बारे में पता चल जाता है और वो सारे लोग आनंद को चर्च में जाने से रोकने लगते हैं, जिस वजह से आनंद और गांव के लोगों के बीच झगड़े का माहौल बनने लगता है। तभी इतने में वहां सीआई साहब आ जाते हैं और आनंद पे चिल्लाने लगते हैं कि तुम उससे बिना परमिशन लिए ये सब कैसे कर सकते हो। अभी लोगों के बीच झगड़ा भी हो सकता था। तभी वहां के पास के कुएं में गांव वालों को एक बोड़े में बंधी हुआ किसी का लाश मिलता है। फिर जब आनंद सीआई के साथ वहां पहुंचता है, तब उन्हें कपड़ा हटाने पर पता चलता है कि ये लाश तो लवली की है। माथन अपनी बेटी की लाश देखकर जोर से रोने लगता है, जिसके बाद सीआई पुलिस स्टेशन जाके उन दोनों लड़कों को बहुत मारता है, क्योंकि सीआई को लग रहा होता है कि लवली के मौत के पीछे उन दोनों का हाथ है। लेकिन तभी आनंद सीआई से कहता है कि सर, इन दोनों ने लवली का मर्डर नहीं किया, क्योंकि उस दिन ये दोनों लवली का पीछा कर रहे थे, पर मछली वाले के आने की वजह से वो दोनों डर के वापस भाग गए। तभी सीआई आनंद पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम मुझे मत बताओ कि किसने क्या किया है,
तुम बस अपना काम करो और अब से तुम उस चर्च के पास नहीं जाओगे। इसके बाद सीआई और एसपी आपस में इस केस पर बातें कर रहे होते हैं कि हमें आनंद को इस केस से दूर रखना चाहिए और हमें खुद इस केस के बारे में जांच करना चाहिए, क्योंकि आनंद एक हिंदू लड़का है और चर्च में किए उस झगड़े के बाद गांव के लोग आनंद पर थोड़ा गुस्सा थे। फिर हम आनंद को देखते हैं जो खुद अपनी टीम के साथ जाके उस कुएं के पास कोई सबूत ढूंढने लगता है और आनंद इस काम में पुलिस डॉग की मदद भी लेता है। वो डॉग स्मेल सूंघने के बाद कुछ जगह पुलिस को लेकर जाता है, जो एक चर्च था और दूसरा सहदेव नाम के आदमी का घर था। जिसके बाद आनंद सीआई को जाके कहता है कि हमें उस चर्च में एक बार जाके सबूत ढूंढना चाहिए। तब सीआई आनंद से कहते हैं कि तुम बेमतलब फादर थॉमस पे आरोप लगाना चाहते हो, और जिस दिन लवली का मर्डर हुआ था उस दिन फादर थॉमस गांव में तो थे ही नहीं। फिर आनंद सीआई से कहता है कि सर, हमें एक धोती गिरी भी मिली थी और ये धोती सहदेव की होती है। तब पुलिस सहदेव के घर जाते हैं और वहां पूछने पर सहदेव बताता है कि ये धोती तो उसकी गुम हो चुकी थी, लेकिन पुलिस उसकी बात पर बिना भरोसा की ये उसे मारने लगते हैं और सहदेव को पुलिस स्टेशन में बंद कर देते हैं। अगले दिन आनंद माथन के घर लवली के फ्यूनरल पर जाता है और वहां माथन आनंद को बताता है कि अब तो लवली का फ्यूनरल भी खत्म हो गया और अभी तक दोषी पकड़ा भी नहीं गया। माथन आनंद से कहता है कि सहदेव ने लवली का खून नहीं किया है और मेरे एक जान पहचान वाले ने बताया कि उस दिन स्कूल से छूटने के बाद लवली चर्च गई थी। जिसके बाद आनंद अपने फॉरेंसिक डॉक्टर के पास जाता है और उनसे इस केस के बारे पर वो डॉक्टर आनंद से कहते हैं कि जब तक तुम चर्च में जाकर कोई सबूत नहीं ढूंढोगे तब तक कुछ पता चलेगा कैसे। फिर हम देखते हैं कि रात के समय एक चोर पीछे रास्ते से चर्च में घुसता है, लेकिन फादर थॉमस उसे देख लेते हैं। पर जब तक फादर उसे पकड़ते हैं उससे पहले चोर कुछ सामान चोरी करके वहां से भाग जाता है। अगली सुबह आनंद अपनी टीम के साथ चर्च आता है और वहां आनंद के साथ वो चोर भी होता है जिसने कल रात चोरी की थी। आनंद फादर थॉमस को बताता है कि पिछले रात ये चोर कुछ चोरी करके भाग रहा था। जब हमने इसे पकड़ा तो हमें पता चला कि इसने चर्च में चोरी की है, इसलिए हम चर्च में देखना चाहते हैं कि क्या क्या चोरी हुई है। पर फादर आनंद से कहते हैं कि मैंने तो कोई रिपोर्ट लिखवाई ही नहीं। इस पर आनंद कहता है कि हम कोई रिस्क नहीं ले सकते और खुद चोर ने चोरी कबूल की है। जिसके बाद आनंद और उसकी टीम चर्च में बारीकी से सबूत ढूंढने लगते हैं और वहां उन्हें कुछ बाल और कुछ टूटी हुई चूड़ियां मिलती है, जिससे काफी हद तक लवली का मर्डर का अपने बाल कलर किए गए हो। तब पुलिस लवली के घर जाती है और उसकी बड़ी बहन बलेसी को अरेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि बलेसी ही गांव में एकलौती लड़की है जिसने अपने बाल कलर करवाई होते हैं। उसके बाद पुलिस बलेसी को सारी सच्चाई बताने कहती है और थोड़ी ही सख्ती करने के बाद बलेसी उन्हें सारी सच्चाई बता देती है। असल में फादर थॉमस का बेटा डैनी कुछ दिन पहले ही गांव आया था और डैनी और बलेसी का अफेयर चल रहा था। जब उस दिन फादर थॉमस कुछ काम से दूसरे गांव गए होते हैं तब डैनी और बलेसी आपस में इंटीमेट हो रहे थे, लेकिन जब बलेसी चर्च से निकलती है तब उसकी बहन लवली उसे देख लेती है। इसके बाद लवली गुस्से में ये बात अपने माता पिता को बताने जाने लगती है, लेकिन तभी बलेसी और डैनी उसे रोकने की कोशिश करते हैं और लवली के ना रुकने पर डैनी लवली का मुंह पकड़ लेता है और उसे घसीटते हुए चर्च में लेकर जाता है। लवली का मुंह ज्यादा समय तक बंद रहने की वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है, जिसे दोनों ही बहुत घबरा जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अब हम क्या करें। तब वो दोनों सोचते हैं कि रात के समय वो लोग लवली की लाश को पास के कुएं में फेंक देंगे। फिर दोनों ऐसा ही करते हैं और रात के समय लवली की लाश को कुएं में फेंक देते हैं। यह सुनने के बाद पुलिस जल्दी से चर्च जाती है और डैनी को अरेस्ट कर लेती है। अब आनंद अगली सुबह ब्लेसी और डैनी को अदालत लेके जाता है, लेकिन वहां डैनी मौके पे ही कोर्ट से भागने लगता है और आनंद डैनी को पकड़ने की कोशिश करता है, जिस वजह से डैनी डर के मारे ट्रेन के सामने कूद जाता है और उसकी वही मौत हो जाती है। जिसके बाद कोर्ट आनंद के साथ 3 ऑफिसर को सस्पेंड कर देती है, क्योंकि आनंद के चार्ज में डैनी कोर्ट से भागा था। फिर मूवी प्रेजेंट में आ जाती है, जहां आनंद सीआई के ऑफिस में बैठा होता है और वहां सीआई आनंद से कहते हैं कि सस्पेंड करने के बाद तुम कोई केस नहीं ले सकते हो और बस तुम ऑफिस के ही काम कर सकते हो।
लेकिन मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूं कि तुम ऐसे शांत तो नहीं बैठोगे, इसलिए मैं तुम्हें एक और केस देता हूं। ये केस श्रीदेवी नाम के एक लड़की का है जिसका 6 साल पहले हत्या हो गया था। तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, तुम बस अपने टीम के साथ उस गांव में जाकर एक बार पूछताछ कर लो। अगर खूनी का पता नहीं लग पाया तो भी चलेगा। जिसके बाद आनंद अपनी टीम से कहता है कि ये कुछ नया केस है और आनंद की टीम भी इस केस को सॉल्व करने के लिए उत्साहित होती है। इसलिए वो सभी श्रीदेवी के गांव, जब वो सभी गांव पहुंचते हैं तो देखते हैं कि गांव का प्रेसिडेंट गांव के लोगों को पुलिस के खिलाफ भड़काता था। वो प्रेसिडेंट कहता है कि फिर से हमारे गांव में कुछ ऑफिसर्स केस की तहकीकात करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन इस बार हम उनके साथ थोड़ा भी कोऑपरेट नहीं करेंगे, क्योंकि पिछली बार जो ऑफिसर्स आए थे उन्होंने हमारे साथ बहुत जुर्म किया। उनसे परेशान होके कुछ लोगों ने आत्महत्या कर लिया था। लेकिन ये सारी बात आनंद और उसकी टीम सुन लेते हैं, पर आनंद ये सोच रहा था कि उनके आने की बात गांव वालों को कैसे पता चली। फिर आनंद एक रिटायर ऑफिसर रविंद्रन के घर जाता है। वहां रविंद्रन उसे बताता है कि गांव के प्रेसिडेंट की पहुंच ऊपर तक है, इसलिए उन लोगों की आने की खबर उन्हें पहले ही पता चल गई। फिर आनंद उसे पूछता है कि गांव के लोग पुलिस वालों से यहाँ नफरत क्यों करते हैं, जिस पर वो बताता है कि आपसे पहले कुछ ऑफिसर्स श्रीदेवी के केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए थे और उन्होंने गांव वालों को बहुत परेशान किया था और इसी वजह से गांव वाले मुझसे भी थोड़ा नफरत करते हैं। फिर रविंद्रन आनंद और उसके टीम को उनका रूम दिखाने ले जा रहा था कि तभी गांव वाले वहां आ जाते हैं और रविंद्रन पर गुस्सा करने लगते हैं कि तुम इन पुलिस वालों की मदद क्यों कर रहे हो। तब आनंद गांव वालों से कहता है कि आप चिंता मत करो, मैं बस अपना काम करने आया हूं और मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। जिसके बाद रविंद्रन आनंद को श्रीदेवी की मां के बारे में बताता है कि श्रीदेवी की मां जवानी में एक आदमी से प्यार किया, लेकिन उस आदमी ने उसे धोखा दे दिया और उस वक्त वो प्रेग्नेंट थी और उसके पेट में श्रीदेवी पल रही होती है। फिर श्रीदेवी की मां ने पौड़िया नाम के आदमी से शादी कर ली और पौड़िया रेवमा को बहुत मारा करता था। उस समय श्रीदेवी एक मैगजीन पढ़ा करती थी और गांव के काफी लड़के श्रीदेवी के पीछे घूमते थे, लेकिन श्रीदेवी प्यार में फंसना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे डर था कि जो उसकी मां के साथ हुआ कहीं वो उसके साथ नहीं हो जाए। तभी एक दिन रात के समय श्रीदेवी अपने मां के लिए एक लेटर लिखती है, जिसमें लिखा होता है कि मां, मैं अपनी प्रेमी के साथ घर छोड़ के जा रही हूँ। जिसके कुछ दिन बाद ये न्यूज आती है कि श्रीदेवी की मौत हो चुकी है और उसकी लाश पिल्लाई के बगीचे में मिली थी। जब श्रीदेवी की मौत हुई थी तो वो 3 महीने प्रेग्नेंट थी। तब उस समय पुलिस की टीम इन्वेस्टिगेशन करने आए होते हैं और उन्हें श्रीदेवी के कातिल के बारे में कुछ भी पता नहीं चला था। बस इतना कह के रविंद्रन वहां से अपने घर चला आता है। अब अगले दिन आनंद श्रीदेवी के घर जाता है और उसकी मां से श्रीदेवी के मैगजीन दिखाने को कहता है जो वो पढ़ा करती थी। जब आनंद मैगजीन देख रहा होता है, उसमें एक लेटर दिखता है जिसपे भेजने वाले का नाम लेखा लिखा हुआ था और ये लेटर मुंबई से भेजा गया था। अब आनंद लेखा के पास लेटर लेकर जाता है और उसे इसके बारे में पूछता है। तब लेखा उसे बताती है कि वो लोग पहले मुंबई में रहते थे और लेखा वहीं से श्रीदेवी के लिए लेटर लिखती थी। लेकिन कुछ समय के बाद लेखा के पति के कुछ कारण वर्ष मौत हो गई और लेखा को अपने गांव वापस आना पड़ा। फिर आनंद लेखा से पूछता है कि श्रीदेवी ने लेटर में कभी कुछ अजीब लिखा था, जिस पर लेखा बताती है कि श्रीदेवी ने लेखा से एक बार पूछा था कि हिंदी कितने दिनों में सीखी जा सकती है। पर जब लेखा ने श्रीदेवी से पूछा कि तुम्हें हिंदी क्यों सीखनी है, तब उस पर लेखा ने कोई जवाब नहीं दिया। जिसके बाद आनंद उस आदमी के बारे में पता करने का सोचता है जो नॉर्थ में रहता है, क्योंकि हिंदी तो नॉर्थ में ही चलता है। फिर आनंद इसका पता लगाने के लिए कि कोई गांव से नॉर्थ में रहने गया था कि नहीं, वो प्रेसिडेंट के ऑफिस जाता है। वहां प्रेसिडेंट आनंद को कुछ भी बताने से मना कर देता है और ऑफिस से निकाल देता है। लेकिन आनंद को कैसे भी वो फाइल चाहिए जिसमें वो आदमी का नाम था, इसलिए आनंद उस ऑफिस के चपरासी को दारू पिलाता है और उसे वो फाइल लाने को बोलता है। उसके बाद आनंद श्रीदेवी के लेटर को पढ़ रहा था कि इतने में उसे पता चलता है कि ये लेटर हरियाणा से भेजा गया था। फिर अगले दिन वो चपरासी आनंद के पास आता है और उसे बताता है कि प्रेसिडेंट ने वो फाइल अपने घर में छुपा के रखी है।
फिर आनंद और उसकी टीम रात के समय प्रेसिडेंट के घर में जाते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट आनंद को देख लेता है और उस पर हमला कर देता है। लेकिन उल्टा आनंद प्रेसिडेंट को ही धमकी देने लगता है और कहता है कि मुझे तुम्हें मारने में समय नहीं लगेगा, इसलिए बेहतर है कि तुम मुझे वो फाइल दे दो। फिर प्रेसिडेंट आनंद को फाइल दे देता है और जब आनंद उस फाइल को देखता है तो उसे पता चलता है कि गांव का बड़ा जमींदार का बेटा विष्णु हरियाणा में रहता है। इसलिए आनंद अपनी टीम को सदानंद के बारे में और जानकारी इकट्ठा करने के लिए कहता है। अगले दिन ऑफिसर आनंद को बताता है कि विष्णु पिछले बार फरवरी में गांव गया था और श्रीदेवी की मौत में हुई थी और उस समय श्रीदेवी 3 महीने की गर्भवती थी। आनंद को पता चलता है कि श्रीदेवी के मरने के कुछ दिन बाद एक काली गाड़ी ने पोस्टमैन को टक्कर मारी थी, जिससे पोस्टमैन कोमा में चला गया था। अब सीन चेंज होता है और हम आनंद को देखते हैं जो कि प्रेसिडेंट से कहता है कि मुझे कातिल का पता नहीं चल पाया और मैं केस को यही बंद कर रहा हूं, लेकिन आपको और सदानंद को कुछ फॉर्मेलिटी के लिए स्टेशन आना होगा। जिसके अगले दिन दोनों स्टेशन पहुंचते हैं और वहां आनंद उनको बताता है कि श्रीदेवी को मारने वाला एक 60 साल का आदमी है और मेरे पास एक वॉइस है जिसमें सब बता दिया गया है। उस वॉइस में एक लड़का कह रहा होता है कि मैं और श्रीदेवी एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब मुझे ये पता चला कि श्रीदेवी प्रेग्नेंट है तब हम दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला किया और उस रात हम दोनों एक दूसरे से मिलने वाले थे, लेकिन श्रीदेवी उस रात आई नहीं और अगली सुबह उसे पता चला कि उसकी मौत हो चुकी है। मैं श्रीदेवी की मौत की खबर सुनकर उसे देखने वाला था, लेकिन मुझे डर था कि इल्जाम मुझ पर ना जाए, इसलिए मैं हरियाणा वापस आ गया। ये सुनने के बाद आनंद उन दोनों को वापस भेज देता है और अपने ऑफिसर सीआई को वो सारे सबूत दिखाता है, जिस पर सीआई आनंद से कहते हैं कि हमें जल्दी से आरोपी को पकड़ना चाहिए। आनंद कातिल को पकड़ने जा रहा होता है कि तभी गांव वाले कहीं भागते हुए जा रहे होते हैं। आनंद जब उनसे वजह पूछता है तो वो बताते हैं कि गांव के बाहर किसी ने खुद को फांसी लगा ली है और ये कोई और नहीं बल्कि रविंद्रन था। रविंद्रन मरने से पहले एक लेटर लिखता है जिसमें लिखा होता है कि मुझे पता नहीं था कि आनंद मुझे इतनी जल्दी पकड़ लेगा। असल में श्रीदेवी को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि रविंद्रन है और वो वॉइस किसी और की नहीं बल्कि रविंद्रन के बेटे की थी। रविंद्रन को ये बात पता चल जाते हैं कि सुदीप और श्रीदेवी एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए रविंद्रन अपने बेटे के लेटर बदल देता है और जब श्रीदेवी उस रात आती है तब रविंद्रन उसे मार देता है, क्योंकि रविंद्रन नहीं चाहता था कि कोई छोटी जात की लड़की उसकी बहू बने। और उसी के कुछ दिनों बाद रविंद्रन पोस्टमैन को भी काली गाड़ी से उड़ा देता है और पुलिस को रविंद्रन पे शक पहले तब हुआ जब आनंद प्रेसिडेंट से पूछता है कि उनके आने की खबर कैसे मिली। तब प्रेसिडेंट बताता है कि उसे रविंद्रन ने बताया था। अब खूनी कौन है ये पता चल जाने के बाद ये 6 साल पुरानी मर्डर मिस्ट्री भी सॉल्व हो जाती है और ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइबर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।